हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th जो हमारी सोशियोलॉजी है उसकी बुक टू का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है क्लास 11th ईएसपी। ठीक है, इसका जो लिंक है एक तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर सर्च करके इसको भी वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो निःशुल्क प्राप्त होंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। अब हम टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं यानी कि जो सोशल चेंज होता है वो क्या होता है, और जो चेंजेस होते हैं यानी कि जो परिवर्तन होते हैं समाज में वो किस तरीके से आते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जितने भी परिवर्तन या फिर जो चेंजेस आते हैं उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से परिवर्तन आते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में ऐसे कौन कौन से हम क्या स्रोत कह सकते हैं जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन स्थापित होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सोशल ऑर्डर होता है, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, उसका रखरखाव किस तरीके से किया जाता है, शक्ति क्या होती है, वैधता क्या होता है, प्रभुत्व, प्राधिकरण, कानून। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इनको जानेंगे हम। उसके बाद हम जानेंगे कि ग्रामीण और जो शहरी समाज होता है यानी कि जो हमारा गांव होता है, शहर होता है, उसमें क्या एक हमें मौलिक जो अंतर होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इनके अंदर किस तरीके से जो सामाजिक व्यवस्था होती है, सामाजिक परिवर्तन होता है वो काम करता है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है, यानी कि इस संसार में, इस समाज में कुछ भी हम कह सकते हैं परमानेंट नहीं है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो आज से 10 साल पहले हमारी जो स्थिति थी वो कुछ और थी और आज कुछ और है। आने वाले जो 10 साल होंगे उनमें हमारी स्थिति कुछ और होगी। एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक देश के तौर पर भारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आज के टाइम पे जो भारत की स्थिति है, अगर हम 10-20 साल पहले जाते हैं तो हमें कुछ और स्थिति देखने को मिलती है। वहाँ पर शिक्षा का कम प्रसार था, यानी कि लोग एजुकेटेड नहीं थे, एजुकेशन काफ़ी कम थी लोगों के अंदर। ठीक है, टेक्नोलॉजी की अगर हम स्टेटस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के हम देख सकते हैं उसमें इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे हमारा जो भी काम होता है वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी खासी मात्रा में यूज़ की जाती है, हम इसका यूज़ करते हैं। आने वाले जो 10 साल हैं उसमें हमारा जो देश है उसमें हमें टेक्नोलॉजी का एक अलग अलग रूप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है, ये जो परिवर्तन होते हैं संसार में वो हम कह सकते हैं परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो परिवर्तन है वो जो समाज है उसका नियम है, कुछ भी समाज में स्थायी नहीं है। अगर हम यूरोप में तीव्र सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए बात करते हैं तो उस टाइम पे समाजशास्त्र का विकास हुआ था। ठीक है, अगर हम समाजशास्त्र के विकास की बात करते हैं तो ये इसकी एक एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कैसे हुई, जब यूरोप में काफ़ी ज़्यादा सोशल चेंजेस आ रहे थे, काफ़ी भारी मात्रा में सोशल चेंजेस हो रहे थे, तो उसको समझने के लिए एक सब्जेक्ट का विकास हुआ, एक सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन ऑफ द सब्जेक्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ठीक है, अब पश्चिमी मानव सभ्यता में पिछले 400 वर्षों में तेजी से सामाजिक परिवर्तन देखे गए हैं, और अगर हम समाजशास्त्र के विकास की बात करते हैं तो इस टाइम पे हमें समाज को समझने की जरूरत पड़ी थी, इसकी वजह से समाजशास्त्र का विकास होता है। ठीक है, समाज जो मानव सभ्यता है उसका अगर हम इतिहास देखते हैं तो काफ़ी हजारों सालों का है। ठीक है, लेकिन अगर हम जो लास्ट के 400 साल है उसमें देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन 400 सालों में भी अगर हम लास्ट के जो 100 साल है उनको देखते हैं तो उसमें और ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और अगर जो लास्ट के 100 साल है उसमें भी जो हमारे अभी के जो 50 साल है उनको देखते हैं तो उसमें हमें और ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारे के सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो ये वे परिवर्तन होते हैं जो किसी समयावधि में यानी कि एक निश्चित समय में किसी समाज की जो संरचना होती है यानी कि जो समाज का बनावट होती है, समाज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बदल देते हैं, तो वो सामाजिक परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें भी सभी परिवर्तन शामिल होते हैं जो चीज़ों को मौलिक रूप से बदल देते हैं। मौलिक मतलब बिल्कुल जो कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पर जो उसका जो मूलभूत रूप होता है उसको बदल देते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अब संरचना का क्या मतलब होता है, संरचना मतलब स्ट्रक्चर होता है, उसमें अलग अलग जो नियम होते हैं, संस्थाएं होते हैं, वो काम करते हैं। उन संस्थाओं में जो भी परिवर्तन आते हैं तो वो हमारे सामाजिक परिवर्तन का एक हिस्सा होते हैं। आगे हम समझेंगे कि जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम समझते हैं कि ये जो परिवर्तन होते हैं काफ़ी ज़्यादा गहन और व्यापक दोनों होते हैं, जो समाज के एक बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो चेंजेस आते हैं काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं ब्रॉड होते हैं, जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो था व्यापार करना। तो उन्होंने न सिर्फ व्यापारियों को प्रभावित किया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया, एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया जिससे किसान, जो भी मध्यम वर्ग था, वो प्रभावित हुआ था, जमींदार थे वो प्रभावित हुए थे, व्यापारी जो वो प्रभावित हुए थे। यानी कि उसका जो प्रभाव था काफ़ी ज़्यादा व्यापक था, उसने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव छोड़ा था। गहन इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रभाव था वो हमें आज के टाइम पर भी देखने को मिलता है। उन्होंने जो कानून लेकर आए थे भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए, आज के टाइम पर हमें वो सारे के सारे कानून देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं, और अपने जो एक बड़ा क्षेत्र होता है उस पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन होते हैं, इसमें हम इसके जितने भी कारण होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी जो प्रकृति, प्रभाव, यानी कि किस किस पर इफेक्ट पड़ता है और किस स्पीड में होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को समझने का हम इसमें प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद परिवर्तन जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, कई टाइप्स के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें दो टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है उद्विकास परिवर्तन, और जो दूसरा होता है वो होता है क्रांतिकारी परिवर्तन। इसको हम एवोल्यूशनरी चेंजेस बोल सकते हैं और इसको रिवोल्यूशनरी चेंजेस कह सकते हैं। अब जो उद्विकास परिवर्तन होता है, ये जो शब्द है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन की एक जो बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, उसमें इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है, और इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो उद्विकास परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन होते हैं जो लंबे समय में धीरे धीरे होते हैं। यानी कि जो इनकी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे होती है, और ये जो परिवर्तन होते हैं काफ़ी लंबे टाइम में समाज में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लंबे टाइम में ये एक्वायर हो पाते हैं। अब इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, योग्यतम की जीविता। इसको बोलते हैं हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें सिर्फ वही जीव जीवित रह सकते हैं जो अपने आप को अच्छी तरीके से फिट रख सकते हैं, यानी कि जो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। जो पर्यावरण का एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं तो वही इस टाइम पर जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार जो लोग होते हैं प्राकृतिक परिस्थितियों को अपनाकर विकसित होते रहते हैं, और जो इन चीज़ों को नहीं अपना पाते हैं वे मर जाते हैं। ठीक है, तो वही सिर्फ वे प्राणी होते हैं जो जीवित रह पाते हैं, जो सर्वोत्तम रूप से अनुकूलित होते हैं, यानी कि अडॉप्ट कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वे या तो खत्म हो जाते हैं और या फिर वो धीरे धीरे करके मर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। अब जो डार्विन थे उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी, अपना जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं यानी कि जो नेचर था उससे संबंधित दिया था। लेकिन अगर हम इसको सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक जो टर्म आई थी उसको बोला जाता है सामाजिक डार्विनवाद। तो ठीक है, सामाजिक जो चेंजेस आए थे, सामाजिक जो परिवर्तन आए थे उसके संदर्भ में इस सिद्धांत को लिया गया जिसको बोलते हैं सामाजिक डार्विनवाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सामाजिक प्रक्रियाओं से समाज जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं थी उससे सामाजिक प्रक्रियाओं में लेकर आए थे, इसको सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है। अब अगर हम क्रांतिकारी परिवर्तनों की बात करते हैं, ये एक रिवोल्यूशनरी तरीके से आते हैं जो समाज में अचानक से आते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा तेज होती है और समाज में परिवर्तनों को स्थापित करते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं वे परिवर्तन होते हैं जो तुलनात्मक रूप से काफ़ी शीघ्रता से होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आती है, और ये अचानक से आते हैं और संपूर्ण परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं, यानी कि जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है उसको उसमें चेंज लेकर आते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से। अब जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की, तो फ्रांसीसी क्रांति की के अगर हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग के जो हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं तो वो हमें सडनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनका जो इतिहास है काफ़ी लंबा नहीं है, लेकिन समाज में इसने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव डाला था। इसने जो समानता थी, स्वतंत्रता थी, इसके जो कॉन्सेप्ट थे, नए जो आधुनिक विचार आए थे उनको जन्म दिया था। रूसी क्रांति आई थी, इसने समाज में जो समाजवाद था उसकी स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति आई थी, इसने उत्पादन की जो क्षमता थी मनुष्यों में उसको बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन आते हैं क्रांतिकारी परिवर्तनों के रूप में, वो समाज में तीव्र गति से आते हैं, अचानक आते हैं, और संपूर्ण जो परिवर्तन होते हैं उनको संदर्भित करता है, जिससे कि समाज की जो पूरी की पूरी व्यवस्था होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में, यानी कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। अब एक चीज़ समझो कि समाज में कुछ होती हैं संस्थाएं, जैसे समाज में एक धर्म संस्था होती है, समाज में जो शिक्षा होती है वो एक संस्था होती है, समाज में जाति व्यवस्था जो होती है एक संस्था होती है। अब इन संस्थाओं के कुछ नियम होते हैं,
ठीक है, जाति के अपने नियम होते हैं, धर्म के अपने अलग नियम होते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के महत्व को समझने के लिए अलग नियम होते हैं। तो इन नियमों में जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं को हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि समाज जिन संस्थाओं से मिलकर बना होता है उनमें जो मूलभूत परिवर्तन आते हैं उनको संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो समाज की संरचना उसकी संस्थाओं या फिर उन नियमों में परिवर्तन है जो जिनके द्वारा ये संस्थाएं चलती हैं। यानी कि नियमों में जो परिवर्तन होते हैं उसको संरचनात्मक परिवर्तन हम कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, मुद्रा का जो माध्यम है उसमें परिवर्तन आया समय के साथ में। जैसे अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर हम इतिहास में देखते हैं तो वहाँ पे सोने चांदी इन सब के जो सिक्के थे उनका उपयोग किया जाता था, लेकिन साथ के साथ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और जो कागज़ की मुद्रा थी उसका विकास हुआ। ठीक है, तो उसके आगमन से क्या हुआ, जो वित्तीय बाजार थे उसमें लेन देन शुरू हो गया था और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बैंकिंग थी उसकी जो संरचना थी वो बदल गई थी। ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं जो लोन का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होने लगा था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज की जो संरचना है उसमें परिवर्तन आता है। सबसे पहले मुद्रा का जो माध्यम है, यानी कि जो पैसे से संबंधित जो चीज़ें होती है, पैसे से संबंधित जो व्यवस्था होती है वो स्थापित होती है। वहाँ पर पहले सोने और चांदी को हम लेन देन का एक माध्यम मानते थे, सिक्कों के रूप में उसका उपयोग करते थे, लेकिन समय के साथ में कागज़ का विकास हुआ, कागज़ की मुद्रा का विकास हुआ और जो लेन देन था वो स्टार्ट हो गया था एक व्यापक तरीके पर, व्यापक स्तर पर। और वहाँ से जो बैंकिंग की जो संरचना थी वो पूरी की पूरी बदल गई थी। वहाँ पर जो बैंकिंग में पहले हम सोने चांदी का उपयोग करते थे, मुद्रा के माध्यम में सिक्कों के रूप में उसको यूज़ करते थे, वहीं पर आज के टाइम पर हम जो कागजी मुद्रा होती है उसको यूज़ करते हैं। और आने वाले टाइम पर हम देखेंगे कि जो डिजिटल करेंसी होती है वो आती है। तो इस तरीके से समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो जो संस्थाएं होती है, जो मौलिक संस्थाएं होती हैं उनके जो मौलिक नियम होते हैं उसमें परिवर्तन आते हैं, वो संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अब मूल्यों और विकासों में परिवर्तन होते हैं, वो किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ते हैं, वो किस तरीके से होते हैं उनको देखते हैं। तो लोगों के जो मूल्य होते हैं, उनके जो विश्वास होते हैं, आदर्श होते हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं, तो वो भी एक सामाजिक परिवर्तन का एक हिस्सा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि जो बचपन होता है हमारी पूरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारी जो पूरी लाइफ होती है उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले के समाजों की बात करते हैं तो वहाँ पर बचपन होता था, उसको कुछ अच्छी मतलब हम कह सकते हैं उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो बचपन के बारे में विचारों और जो मान्यताएं थी उसमें बदलाव आता है। पहले के टाइम पे समाज में जो समाज हुआ करते थे वहाँ पर बचपन के बारे में अलग विचार थे, ठीक है, उनके बारे में अलग मान्यताएं थी। लेकिन आज के टाइम पे बचपन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें अलग अलग जो मान्यताएं होती हैं, अलग जो विचार होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो पहले के समाज थे उसमें बच्चे थे उनको छोटा वयस्क समझा जाता था और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो सक्षम होते ही काम करने लगे, ठीक है, काम अपना शुरू कर दें, जिससे कि जो परिवार होता है उसका भरण पोषण हो सके और कमाई का एक जरिया बढ़ सके। ठीक है, इसलिए अगर हम पहले के समाजों की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म इसीलिए दिया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई लेकर आएगा और समाज का विकास होगा, अपने जो परिवार होता है उसमें सहयोग करेगा। ठीक है, तो उनको छोटा वयस्क समझा जाता था और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि जैसे ही वो सक्षम होते हैं उनको काम करना होता था। लेकिन क्या हुआ, बचपन के संबंध में उस टाइम पर नई नई जो धारणाएं आती थी उनका विकास हुआ था। सोशियोलॉजी के अंदर भी अगर हम देखते हैं बचपन को एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। साइकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं तो जो हमारा जो चाइल्डहुड होता है उसको लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था कि बच्चों के लिए जो शिक्षा होगी वो अनिवार्य होगी। और इसी के टाइम पर अगर हम आज देखते हैं, आज हमारे समाज में, आज यानी कि आज जो पीछे के 10 साल और आने वाले जो टाइम है उसको आज कह सकते हैं हम। ठीक है, तो आज के टाइम पर हम देखते हैं शिक्षा को एक अधिकार दिया गया है सभी बच्चों को, और 6 से जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और जो कंपलसरी एजुकेशन होती है वो दी जाती है और उनसे अपेक्षा की जाती है वो काम पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बचपन के बारे में जो मान्यताएं थी उसमें किस तरीके से इतिहास में अगर हम अतीत की बात करते हैं उससे और आज के टाइम पर जो परिवर्तन आए हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो विश्वास होते हैं, मूल्य होते हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं। अब परिवर्तन होते हैं, उसके स्रोत या फिर उसके क्या क्या कारण होते हैं एक बार उसको समझते हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो परिवर्तन को स्थापित करते हैं और कौन कौन से ऐसी सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से परिवर्तन आते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण होता है वो परिवर्तनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद तकनीकी और आर्थिक जो कारक होते हैं वो समाज में परिवर्तन को लेकर आते हैं। राजनीतिक कारक होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी वजह से भी समाज में परिवर्तन आते हैं। और कुछ जो सांस्कृतिक हम कह सकते हैं मान्यताएं होती हैं, विचार होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, उसकी वजह से भी समाज में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पर्यावरण के बारे में, यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे समाज में किस तरीके से चेंजेस लेकर आता है।
अगर हम अपने परंपराओं की बात करते हैं, हमारे जो नियम होते हैं, समाज के जो नियम होते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर पर्यावरण से संबंधित होते हैं। अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी त्यौहार होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे के सारे किस पे बेस्ड होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट पे बेस्ड होते हैं। अगर हम अपने कपड़ों की बात करते हैं, हमारा जो खाना पीना होता है, रहन सहन होता है, वो सारा का सारा पर्यावरण से संबंधित होता है। ठीक है। अब अगर अगर हम केरल की बात करते हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम कश्मीर में चले जाते हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उनका पहनावा होता है वो अलग होता है, और खान पान जो होता है वो अलग होता है। तो वो सारा का सारा निर्भर करता है पर्यावरण पर। अगर हम डेजर्ट के क्षेत्रों में चले जाते हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो खान पान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमें अलग देखने को मिलता है। वहाँ पर जो पहनावा होता है वो अलग होता है। आपने देखा होगा कि जो राजस्थानी लोग होते हैं वो साफ़ा पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और उनके पास हमेशा एक गमछा रहता है। वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो वो हमेशा घूंघट में रहती है। तो इसका मेन जो रीज़न है वो क्या है कि रेगिस्तानी एरिया में धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती है। ठीक है। तो धूल वगैरह से बचने के लिए, आंधी आती है उससे बचने के लिए, जो महिलाएं होती हैं वो जो घूंघट होता है वो करती हैं, जिसकी वजह से जो रेत है वो उनके शरीर पर ना लगे, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में ना जाए। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी कारक होते हैं, हमारे जीवन से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं, वो पर्यावरण से संबंधित होते हैं। तो पर्यावरण का समाज की जो संरचना होती है उस पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कपड़े और जो हमारी जो आजीविका होती है, आजीविका यानी कि जो रहने की जो हमारी पद्धति होती है, तो उसके जो प्रकार होते हैं पर्यावरण की जो भौतिक और जलवायु परिस्थिति होती है उस पर उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अब जो प्रौद्योगिकी होती है उसने पर्यावरण द्वारा जो निभाई गई भूमिका है उसको बदल दिया है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखो, जो पर्यावरण में जो डिजास्टर आते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उनको कम नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमें कुछ ना कुछ ऐसी तकनीकें मिल जाएंगी जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगी नेचुरल डिजास्टर हैं वो आने वाले हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो उसके प्रभाव होते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है उसको कम किया जा सकता है, उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं उसको कम किया जा सकता है। अगर हम जैसे उड़ीसा के जो तट की बात करते हैं, वहाँ पर साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो अगर हमें वो पहले से पता होगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ से हम जो लोग होते हैं उनको जल्दी से वहाँ से विस्थापित कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी जन धन की जो हानि होगी उसको कम कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो पर्यावरण होता है, जो प्रौद्योगिकी होती है, पर्यावरण की जो भूमिका होती है उसको बदलने का काम करती है। जो प्रौद्योगिकी होती है वो हमें प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न समस्याएं होती है उस पर काबू पाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या फिर हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी हमें अनुमति देती है कि समाज में जो भी प्रकृति की वजह से परिवर्तन आते हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है। अब सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर हमें जो परिवर्तन आते हैं उसके दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। जो पहला स्वरूप होता है वो होता है विनाशकारी स्वरूप। अब विनाशकारी स्वरूप में हम ये देख सकते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं वो समाज में विनाश के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं रचनात्मक, यानी कि जो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव होता है चेंजेस का, वो हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पर समाज में कुछ नई चीज़ें आती हैं पर्यावरण के द्वारा, और वो समाज में परिवर्तन को स्थापित करती हैं। अगर हम विनाशकारी स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो लोगों की जो लाइफ होती है उसको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जांपल के लिए दे रखा था कि दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान जो द्वीप समूह है, तमिलनाडु है, उसमें जो सुनामी आई थी, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं जो लोगों की जो ज़िंदगी थी उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी परिवर्तित हो गई थी। प्रभावित स्थानों के लोगों और जो सामाजिक संरचनाएं थी उसमें स्थायी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। लोगों की जो आजीविका थी, आजीविका के जो साधन थे उसमें परिवर्तन आए थे, लोगों के जो घर थे वो उजड़ गए थे। तो इस तरीके से हमें जो परिवर्तन थे वो स्थायी देखने को मिलते हैं, और उनका जो प्रभाव है वो हमें आज के टाइम पर भी देखने को मिलता है। अगर हम रचनात्मक स्वरूप की बात करते हैं कि किस तरीके से जो पर्यावरण होता है समाज में नई नई चीज़ों को लेकर आता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है और समाज में परिवर्तन को स्थापित करता है। जैसे तेल की खोज हुई थी पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व में के क्षेत्र में, तो वहाँ का जो पूरा जो समाज था, तेल की खोज ने उसको परिवर्तित कर दिया था। और अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो कैलिफोर्निया, वहाँ पर सोने की खोज ने उसकी जो पूरी की पूरी समाज की स्थिति थी उसको पूरी के तरीके से बदल कर रख दिया था। तो इस तरीके से रचनात्मक स्वरूप परिवर्तन का हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम तकनीकी और अर्थव्यवस्था के बारे में। अब इन दोनों को हम पैरेलली चलाएंगे, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस तरीके से काम करती है, और जो अर्थव्यवस्था होती है टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरीके से काम कर सकता है, उनको हम पैरेलली देखेंगे। ठीक है। ये अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग कारक हैं, लेकिन हम इन दोनों को एक साथ में समझेंगे।
अब प्रौद्योगिकी और जो अर्थव्यवस्था होती है उसके जो संयुक्त प्रभाव होते हैं सामाजिक परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले के टाइम पर टेक्नोलॉजी काफ़ी कम थी, तो लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी यानी कि जो काम करने का जो ढंग था वो काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं वहाँ पर मानवीय जो सहायता थी वो उस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में औद्योगिक क्रांति आई और वहाँ पर मशीनों से उत्पादन शुरू होने लगा और वहाँ पर जो मानवीय हस्तक्षेप था उसको कम किया जाने लगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन आने लगे। तो ये दोनों संयुक्त रूप से समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और सामाजिक परिवर्तनों को लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकनीकी परिवर्तनों से होने वाला जो सबसे प्रमुख परिवर्तन है वो हमें औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है। अब औद्योगिक जो क्रांति थी वहाँ पर जो भाप शक्ति है उसका विकास हुआ, उससे क्या हुआ समाज पर उसने औद्योगिक क्रांति ने समाज पर अपना व्यापक जो प्रभाव था वो छोड़ा था। अब यहाँ पर जो जितनी मशीनें आई थी, जितने भी उपकरण आए थे, जो डिवाइसेस होते थे, भारी भरकम जो मशीनें थी वहाँ पर मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना चलने लगी थी। यानी कि जो मशीनें थी वो किस तरीके से चलने लगी, वहाँ पर जो मनुष्य थे उनका सहयोग हमें ज़रूरी नहीं था। इससे क्या हुआ, वो लगातार चलने लगी, उससे निरंतर संचालन की हमें अनुमति मिलने लगी। और क्या हुआ, जब निरंतर संचालन होने लगा तो हमारी जो आवश्यकता थी उससे अधिक उत्पादन होने लगा और इसकी वजह से वो बाज़ार में बाहर निकलने लगा और बाज़ार में निकला तो वो बेचा और उसका जो पैसा आया वो उद्योगपति के पास आया। इसकी वजह से क्या हुआ, समाज में हमें भेदभाव देखने को मिलते हैं कि कोई जो है ज़्यादा जल्दी अमीर बन गया और बाकी सारे गरीब रह गए। तो इस तरीके से जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है वो एक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। अगर हम भाप इंजनों की बात करते हैं तो रेलवे में उसका उपयोग हुआ था। यानी कि जो पहले रेल जो चलती थी तो इसके जो इंजन होते थे वो भाप की वजह से चला करते थे, तो उसका उपयोग होने लगा। उसके साथ क्या हुआ, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था थी वो पूरी की पूरी बदल गई थी। अब जो सामान था, जो भी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे, वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में या फिर देश के एक कोने से दूसरे कोनों में जाने लगे थे और जो लोग थे श्रम की तलाश में, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने लगे। तो इससे क्या हुआ, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक दूसरे से जुड़ने लगी और हम कह सकते हैं वो पूरी की पूरी बदल गई थी। अब चीन में जो कागज़ और जो बारूद आई थी उसकी खोज होने लगी थी, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं था क्योंकि उस टाइम पर इसका उपयोग जो था ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता था। उसका काफ़ी, हम कह सकते हैं काफ़ी छोटे स्तर पर इनका उपयोग होता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई थी तो उसका जो महत्व था काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, यूरोप में आधुनिकीकरण स्टार्ट हुआ और इन चीज़ों को, कागज़ को और जो बारूद था उसकी खोज होने लगी, उसका उपयोग बढ़ने लगा, तो इसका जो महत्व था वो बढ़ गया था। अब जो कुछ परिवर्तन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं औद्योगिकी से संबंधित नहीं होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जो प्रौद्योगिकी होती है उससे संबंधित नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी से उनका रिलेशन कोई नहीं होता, लेकिन वो भी समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कि जो गन्ना है, चाय, कपास, ये सारी की सारी जो एकल नकदी फसल है, इसकी वजह से क्या हुआ, श्रम की जो मांग है वो बढ़ने लगी। अब श्रम की जो मांग है वो बढ़ने लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर रोज़गार करेंगे तो उनके पास आय के जो साधन है वो बढ़ने लगेंगे, उनके पास आय में वृद्धि होगी और इसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसमें परिवर्तन आएगा और समाज में एक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा जो सामाजिक परिवर्तन के रूप में आएगा सामने। अब जो विश्व व्यापार संगठन है, उस कई ऐसे संगठन हैं उनके द्वारा क्या होता है कि सीमा शुल्क और जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कुछ उद्योग होते हैं उनको तो हम कह सकते हैं उनकी वृद्धि हो सकती है, लेकिन बाकी इनके पास ऐसी ताकत होती है कि दूसरे जो उद्योग होते हैं उनको सफाया किया जा सकता है, यानी कि उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जो भूमिका होती है वो आज के टाइम पे विश्व व्यापार, जो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन है, वो यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर कोई भी जो संगठन है वो इनके साथ कॉपरेट नहीं करेगा, कोई भी जो इंडस्ट्री है वो इनके साथ कॉपरेट नहीं करेगी, तो वो उनका सफाया कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई संगठन या फिर कोई इंडस्ट्री इनके साथ अच्छी तरीके से काम करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हम कह सकते हैं समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं, इनका विकास अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो राजनीति में सामाजिक और जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं उसके हिस्से के रूप में हमें राजा और रानी की जो भूमिका होती है वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो राजा और रानी वगैरह होते हैं वो कोई भी काम करते हैं समाज में परिवर्तनों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये चीज़ें हमें एक युद्ध की स्थिति के मामले में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है वो होता है विजेता और दूसरा होता है विजित, यानी कि
विजेता वो होता है जो जीता हुआ होता है, और जो विजित होता है वो कौन होता है जिस पर विजय प्राप्त की जाती है। अगर हम इसको युद्ध के मामले में ना कहकर हम अगर इसको राजनीति के मामले में बोलें, तो वहाँ पर हम एक देश की कंडीशन को देख सकते हैं जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में लड़ रही हैं, इलेक्शन चल रहे हैं। तो एक जो पार्टी है वो पहले से ही सत्ता में है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ जो अलग जो पार्टी होगी वो समाज में परिवर्तनों को की मांग करेगी, ठीक है। तो अगर वो जीत जाती है तो समाज में परिवर्तन को लेकर आएगी। वहीं पर अगर जो दूसरी पार्टी जो पहले से सत्ता में थी अगर वो हार जाती है तो वो कहलाएगी विजित, ठीक है, यानी कि उस पर विजय प्राप्त की है। तो वो जो पार्टी हो वो विपक्ष में रहकर समाज में परिवर्तनों की मांग करेगी और वो सारे के सारे काम इनसे करवाने की कोशिश करेगी, यानी कि वो इन पर दबाव डालने का काम करेगी। तो इस तरीके से सामाजिक जो परिवर्तन है वो काम करते हैं, ठीक है। तो विजेता और विजित के माध्यम से ही हमें स्थिति अच्छे से मालूम पड़ती है। तो इस तरीके के जो बदलाव है उसका जो प्रमुख उदाहरण है वो यूएसए का हमें देखने को मिलता है और जापान का। अब इन दोनों की स्थिति आपको पता है, जो यूएसए है वो एक विजेता के रूप में हम देख सकते हैं और जो जापान है वो एक विजित के रूप में है। अब आपको पता होगा कि जो अमेरिका था उसने जापान के दो शहर थे उस पर परमाणु बम से हमला किया था। इसकी वजह से क्या हुआ था, जापान की जो स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो अमेरिका है वो विजित है और जो जापान है वो जो अमेरिका है वो विजेता है और जो विजित है वो है जापान। तो जापान ने फिर अपने आप पर काम किया, अपनी जो टेक्नोलॉजी थी वो लेकर आई थी और उसकी वजह से जो अमेरिका था उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। उसका जो देश था उसकी जो स्थिति उसमें परिवर्तन लेकर आए थे। अब अमेरिका, अगर हम जापान की बात करते हैं तो 1970 के दशक के बाद जो जापानी टेक्नोलॉजी थी उसने विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाया था, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के एरिया में जो जापान था उसका डोमिनेंस पूरे विश्व में फैल गया था और ज़्यादा से ज़्यादा उसने जो अमेरिका की जो हम कह सकते हैं इंडस्ट्री थी उसको प्रभावित किया था। अमेरिका का जो बिजनेस था उसको काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं उसको अफेक्ट करा था। जैसे टेक्नोलॉजी के एरिया में अगर हम बात करते हैं, जापान जो है कार बनाने में काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर आगे है, ठीक है। 1970 के दशक के आसपास भी वो बहुत ज़्यादा आगे था, उसकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट थी। लेकिन अमेरिका को उसने इस तरीके से प्रभावित किया था कि वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कार थी, जो गाड़ियाँ वगैरह थी वो जापान की चलती थी और अमेरिका की जो कंपनी थी उनकी कोई पूछ नहीं थी। तो इस तरीके से उसके जो औद्योगिक संगठन थे उसको प्रभावित करने का काम किया था। अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं, भारतीय पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमें आंदोलन चलने थे उनको देखने को मिलते हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चले थे उनने न केवल जो ब्रिटिश शासन था उसको समाप्त किया था और राजनीतिक परिवर्तन लाया और इससे क्या हुआ, एक हमें बड़ा सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जो भी आंदोलन चले थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए उसने न केवल ब्रिटिश जो शासन था उसको समाप्त किया था, ठीक है, और एक सामाजिक परिवर्तन के हिस्से में जो राजनीतिक परिवर्तन थे वो लेकर आए थे कि जो ब्रिटिश शासन था वो अपने हितों को देखते हुए काम करता था, लेकिन जो भारतीय राजनीति थी, भारतीय जो सरकार थी, ठीक है, जब जो शासन की जो बागडोर थी वो भारतीयों के हाथ में आ गई थी तो उन्होंने भारत के संदर्भ में भारत के जो हित थे, भारत के जो लोग थे, आम जनमानस थी, उसके हितों को ध्यान में रखकर जो भी कार्य किए जाते थे वो किए थे। तो इस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो दूसरा अगर प्रभाव हम देख सकते हैं वो ये है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो बेसिकली अपने हितों के लिए काम करता था, ठीक है। वहाँ पर लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलते थे, ठीक है, चाहे हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, चाहे अगर हम कानूनी अधिकारों की बात करते हैं, लोगों का शोषण होता था, ठीक है। दमनकारी नीतियाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ और वहाँ पर जो संविधान था, लोगों ने जो संविधान था उसने लोगों को अधिकार दिए थे, ठीक है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और एक कल्याणकारी जो राज्य था उसकी स्थापना की थी। इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन समाज में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो लेकर आया था। 2006 में जो नेपाली लोग थे उनके द्वारा जो राजशाही थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था और ये मांग की गई थी कि नेपाल में भी अब लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। तो इस तरीके से राजनीति है वो समाज में एक परिवर्तन लेकर आने का काम करती है। तो इसलिए जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, जो विभिन्न सामाजिक समूह और वर्गों के बीच जो शक्ति होती है उसके पुनर्वितरण की बात करते हैं, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो और इसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का काम इनके द्वारा, जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, राजनीतिक जो स्रोत होता है उसके द्वारा किया जाता है। अब अगर हम सांस्कृतिक परिवर्तनों की बात करते हैं, सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं कि किस तरीके से संस्कृति होती है वो हमारे समाज में परिवर्तन को लेकर आने का काम करती है। तो जो संस्कृति है वो एक बहुत ही विविध शब्द होता है, हमें पता है, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग तरीके जो विचार होते हैं, मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जो समाज में जो लोग होते हैं उनके जो जीवन होते हैं उनको आकार देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति है उसकी थिंकिंग अगर हम कह सकते हैं उसकी संस्कृति है उससे मैच करेगी।
अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसकी जो हिंदू की जो फिलॉसफी है उससे उसके विचार मैच करेंगे। अगर कोई मुसलमान है तो उसकी जो विचारधारा है वो मुस्लिम जो समाज है उससे हमें देखने को मिलेगी। तो हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो मूल्य या फिर जो विश्वास होते हैं हमारी संस्कृति पर बेस्ड होते हैं, जो हमारे विचारों को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो हमारी डायरेक्टली हमारी जो कल्चर होता है उससे आता है। अब जो विचार और जो मान्यताएं होती हैं उसमें कोई भी परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हमारा जो सामाजिक जीवन है उसमें परिवर्तन लेकर आएगा। यानी कि अगर हमारी जो थिंकिंग है वो बदल रही है, हमारी जो मान्यताएं हैं वो बदल रही हैं, तो इसकी वजह से क्या है, ये नेचुरली है कि हमारा जो समाज है उसमें जो मान्यताएं चलती आ रही हैं उसमें भी परिवर्तन होने लगेंगे। सपोज करो कि पहले के टाइम पर अगर हम बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास समाज में चलते थे, ठीक है, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आदमी जो है वो आगे जाकर गिर जाएगा, इस तरीके से कुछ ऐसी बातें चलती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे उनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और आज के टाइम पे हमारी जो थिंकिंग है वो बदल गई है कि बिल्ली के रास्ता काटने से ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इस तरीके से सामाजिक में जो हमारा जो जीवन होता है उसमें भी परिवर्तन आता है जो सामाजिक परिवर्तन को लीड करता है, ठीक है। तो जो धर्म होता है उसमें हमें अलग अलग जो मान्यताएं होती हैं, मानदंड यानी कि अलग अलग जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसके माध्यम से समाज को व्यवस्थित करने का काम किया जाता है, ठीक है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो धर्म की जो स्टार्टिंग थी वो मोस्टली ये मानी जाती है कि जो पहले के टाइम पे जो मनुष्य थे वो अलग अलग रहते थे, ठीक है। फिर एक मनुष्य आया जिसने सभी लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और अपनी जो विचारधारा थी उन पर थोपनी स्टार्ट कर दी थी, और उन लोगों ने उनको अपना अनुयायी बना लिया था, और वहाँ से हमें धर्म देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं से क्या हुआ, समाज का एक जो व्यवस्थित स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है, जिसने समाज की जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया था। अगर हम मैक्स वीबर के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली उन्होंने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने बताया था कि जो ईसाई जो संप्रदाय है उसने किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था में जो पूंजीवाद था उसको स्टार्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं इनकी बुक में, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय लोगों के सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन है उस पर हमें बौद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनका प्रभाव, उनके जो विचार थे वो भारतीय लोगों पर हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो अगर सामाजिक स्तर की बात करते हैं तो समाज में भी अलग अलग जो स्तर थे वहाँ पर जो लोग थे वो गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अगर हम राजनीतिक के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, अलग अलग जो राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और उनकी जो नीति थी उनको अपने राज्य में लेकर आते थे और समाज का संचालन करते थे, ठीक है। धर्म के अलावा अगर हम अन्य सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वो भी अपने समाज में धर्म के अलावा अन्य जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो भी सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो उसमें किस तरीके से परिवर्तन आया है, और ये जो परिवर्तन आए थे वो हमें टाइम के टाइम अलग अलग उनकी जो भूमिका होती है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि बेसिकली मतलब क्या है, जो महिलाओं का जो स्थान है उसमें परिवर्तन आते हैं वो हम देख सकते हैं, वो सांस्कृतिक परिवर्तन का एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बारे में बात करते हैं जो महिलाओं की स्थिति है वो किस तरीके से उसमें परिवर्तन आया है, बेसिकली जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो यूरोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि यूरोप के संदर्भ में हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय यूरोप में जो महिलाएं थी उन्होंने बाहर जाकर कारखानों में काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो थी महिलाएं जो थी वो जहाज़ भी बना सकती थी, जो भारी मशीनें थी उनका उपयोग कर सकती थी, जो हथियार थे उनको बना सकती थी, उनका निर्माण कर सकती थी। तो इससे क्या हुआ, जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी जो समानता की जो मांग थी उसको ये सारे के सारे काम करके उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया उनकी मांग को, ठीक है। और हम ये बात भी मानते हैं, ठीक है, कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हुआ होता तो जो महिलाएं थी उनकी स्थिति आज के टाइम पर ऐसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो युद्धों में जाते थे और वहाँ पर श्रमिकों की मांग उत्पन्न होने लगी। तो उन्होंने उस मांग ने महिलाओं को एक अवसर दिया था कि वो अपनी समानता के लिए मांग कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर युद्ध ना हुआ होता तो उन्हें और लंबे समय तक इसके लिए यानी कि अपनी समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि जो सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो सामाजिक व्यवस्था अपेक्षा करती है कि जो समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी समूह हैं, उनके बीच में वो सभी एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं। यानी कि सामाजिक व्यवस्था क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें हम ये अपेक्षा करते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी समूह हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से व्यवहार करें। आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है, एक ऑर्डर होता है कि सबसे पहले क्या काम होगा, किस तरीके से क्या काम होगा, वो सारा का सारा क्या होता है, वो एक ऑर्डर होता है। अगर इसी को हम एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, एक सोशल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो वो एक सोशल ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मानदंड होते हैं, नियम होते हैं, संस्थान होते हैं, तो उनका रखरखाव शामिल होता है और जो सामाजिक जीवन होता है उसमें स्थिरता सुनिश्चित करता है। यानी कि जो सामाजिक जो
हम कह सकते हैं जो व्यवस्था है वो स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी की बात करती है, लेकिन जो सोशल चेंजेस होते हैं वो परिवर्तनों की बात करती है, वो कुछ नया लाने की बात करती है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जो नियम होते हैं, मानदंड होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनका रखरखाव यानी कि उनके अंदर जो भी नियम होते हैं उनके बारे में स्थिरता की बात करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से समाज में जो स्थिरता होती है वो सुनिश्चित की जा सके। जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं एक ढांचा प्रदान करते हैं, यानी कि एक फ्रेमवर्क ऐसा देती हैं जिसके अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अराजकता होती है, ऑटोरिटी होती है, उसके बिना दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हैं, यानी कि लड़ाई के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक हम कह सकते हैं व्यवस्था होती है। सामाजिक व्यवस्था और जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। अगर समाज में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर होगा, यानी कि जैसी चीज़ें हैं वो सारी सारी वैसी चली आएंगी, तो समाज में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर समाज में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होता रहता है तो वहाँ पर स्थिरता नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड है, और समाज में हमें दोनों ही आवश्यक हैं। जो प्रत्येक समाज होता है स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है, यानी कि समाज में जो स्टेबिलिटी होती है उसको सुनिश्चित करने का काम करता है, और इसके लिए क्या होता है, जो लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो जो समान नियम होते हैं उनको फॉलो करें, उनका पालन करें। अगर हम समाज की बात करते हैं, समाज जो होते हैं वो होते हैं स्त्रीकृत। स्त्रीकृत का मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें एक हमें पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर आप 12th में पढ़ोगे और आप ये जानते भी होंगे कि समाज में जो स्तर होते हैं अलग अलग होते हैं। जाति व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो अपर क्लास होती है, अपर जो क्लास होती है वो देखने को मिलती है, यहाँ पर जो मीडियम क्लास होती है वो देखने को मिलती है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, जो लोअर क्लास होती है वो देखने को मिलती है। यानी कि इस तरीके से जो समाज होता है उसका डिवीजन हो रखा होता है, अलग अलग जो पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग जो लेवल्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, समाज में जो होते हैं वो स्त्रीकृत होते हैं, इसलिए उनकी जो स्थिति होती है वो आर्थिक संसाधनों पर, उनकी जो राजनीतिक शक्ति है और जो सामाजिक स्थिति है उसके आधार पर उनकी स्थिति निर्भर करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो अपर क्लास है उसके पास आर्थिक संसाधन ज़्यादा होते हैं, इनकी जो संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अगर हम इनके पास राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, इनके पास जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं, इनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, आर्थिक संसाधन होते हैं, लेकिन इनकी जो कंडीशन होती है वो हम कह सकते हैं मीडियम होती है, ना ज़्यादा खराब होती है ना ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर हम लोअर क्लास की बात करते हैं, इनकी जो जनसंख्या होती है समाज में ज़्यादा होती है, इनकी जो संख्या होती है, पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, इनके पास राजनीतिक शक्ति काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम क्या ना के बराबर होती है, और इनका शोषण किया जाता है, इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं समाज में जो स्त्रीकरण है, जो स्त्रीकृत समाज है, वो समाज में इस तरीके की जो स्थिरता है उसको सुनिश्चित करने का काम करता है सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसके माध्यम से। अब इस चीज़ को समझो कि जो अपर क्लास है उसके पास हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, आर्थिक संसाधन उसके पास ज़्यादा है, जो राजनीतिक शक्ति है उसके पास ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ का विरोध क्यों करेगा, कि मतलब वो इस चीज़ को क्यों कहेगा कि इसमें परिवर्तन आनी चाहिए, वो यही चाहेगा कि ये जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लोअर क्लास की बात करते हैं तो वो ये चाहेगा कि समाज में परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हमारी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आए, ठीक है, वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। तो बेसिकली हम ये मतलब मान सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो परिवर्तनों का विरोध करती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो समाज में हम कह सकते हैं बदलाव का समर्थन करते हैं, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को और क्लियर करेंगे। तो जो शक्तिशाली समूह होते हैं अपने निहित स्वार्थों के कारण क्या होता है, जो परिवर्तन होते हैं उनका विरोध करते हैं। यानी कि अभी बताया था मैंने, जो सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो परिवर्तनों का विरोध करती है, लेकिन उत्पीड़ित समाज जो होता है, यानी कि जो लोअर क्लास होते हैं जिनका शोषण होता है, वो परिवर्तनों में अपनी रुचि दिखाते हैं, यानी कि वो परिवर्तनों का समर्थन करते हैं। अब इन परिवर्तनों का विरोध और परिवर्तनों का समर्थन के बीच में एक संघर्ष चलता होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो परिवर्तन होते हैं वो आसानी से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में संघर्ष रहता है। लेकिन बात किसकी चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो चलेगी शक्तिशाली समूह की, क्योंकि उनके पास राजनीतिक शक्ति है, उनके पास आर्थिक संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा है, और जो हम कह सकते उत्पीड़ित समाज है उनका शोषण होता है, उनके पास किसी भी प्रकार का आर्थिक संसाधन नहीं है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शक्ति नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनकी बात को नज़रअंदाज किया जाएगा। तो इसकी वजह से समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो आसानी से नहीं लाए जाते हैं। और इसी को हम कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति आई थी उसने क्या हुआ था, उसमें भी कुछ उत्पीड़ित समाज थे और इस तरीके से विद्रोह हुआ था, संघर्ष हुआ था, एक क्रांति आई थी, उसकी वजह से समाज में परिवर्तन आए थे, ठीक है। अब सामाजिक परिवर्तन का विरोध यह सुनिश्चित करता है कि जो शक्तिशाली समूह है उसकी पहले से मौजूदा जो सामाजिक व्यवस्था है वो मौजूद रहे। यानी कि सामाजिक परिवर्तन का अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो यही चाहता है कि जो भी व्यवस्था पहले से चली आ रही है वो चलती रहे। जो विरोध होता है वो शक्तिशाली समूह करता है और यही चाहता है कि जो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है जिसमें हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो वही मेंटेन रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो।
इसलिए जो समाज होता है वो आमतौर पर स्थिर होता है, यानी कि ये विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, संघर्ष होता है और ये हो नहीं पाता है। इसकी वजह से समाज जो होता है वो हमेशा स्थिर स्टेबल रहता है। अगर हम सामाजिक जो व्यवस्था है उसके रखरखाव की बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो सामाजिक जो व्यवस्था की अवधारणा केवल परिवर्तनों के विरोध तक सीमित नहीं है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम परिवर्तनों का विरोध करते हैं। इसमें क्या होता है, जो संबंध होते हैं, हमारे जो मूल्य होते हैं, मानदंड होते हैं, उनके रखरखाव की बात की जाती है और समाज में कुछ नया यानी कि पुनरुत्पादन की बात की जाती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। अब इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि समाज में क्या होता है, जो भी नियम चलते आ रहे हैं, जो भी रिलेशन हमारे जितने भी वर्ग होते हैं उनके बीच में होता है, उनमें कुछ नयापन लाने की बात करती है, पुनरुत्पादन की बात करती है, सिर्फ उनके विरोध की बात नहीं की जाती है सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए। अब इसके जो कई तरीके के माध्यम होते हैं, कई तरीके के क्या, इसमें दो तरीके के माध्यम हमें देखने को मिलते हैं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें आता है समाजीकरण के द्वारा, यानी कि सोशलाइजेशन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, सामाजिक व्यवस्था होती है उसका रखरखाव किया जाता है। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है जबरदस्ती या फिर शक्ति के माध्यम से। अब समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण होता है कि समाज में जो कुछ मूल्यों को, कुछ नियमों को स्थापित कर दिया जाता है जो सभी की साझा सहमति से होते हैं और सभी लोग उनका पालन करते हैं, तो वो समाजीकरण के द्वारा इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो जो मानदंड होते हैं उनका पालन सहमति साझा मूल्यों द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें जिन्हें समाजीकरण के माध्यम से लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी कि लोगों की क्या होती है, सहमति होती है उन नियमों के संदर्भ में, ठीक है, उनका पालन वो लोग करते हैं। तो जो समाजीकरण होता है पूर्ण आज्ञाकारिता सुनिश्चित नहीं करता है, यानी कि जो भी नियम बन गए हैं उनकी पूर्ण आज्ञाकारिता, यानी कि समाज के जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, ये सुनिश्चित नहीं करता समाजीकरण, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो समय के साथ में परिवर्तन की मांग करती हैं। और अगर लोग जो हैं अगर व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो उसमें परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो लोग उसको फॉलो नहीं करते और वहाँ पर हमें अराजकता देखने को मिलती है, एक क्रांति देखने को मिलती है और उसके बाद समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो स्थापित होते हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है जबरदस्ती और शक्ति के माध्यम से। आज के टाइम पे भी जितने भी देश हैं उसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो सरकार होती है किसी काम को करने के लिए कोई नियम लेकर आती है, उस पर कठोर प्रतिबंध लगाती है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान करती है, दंड का प्रावधान करती है और जुर्माना लगाती है। तो इसकी वजह से क्या है, वो इनके साथ जबरदस्ती की जाती है, शक्ति के माध्यम से जो नियम होते हैं उनको फॉलो करने के लिए उनको बाध्य किया जाता है, ठीक है। अधिकांश समाजों में जो लोग होते हैं वो किसी न किसी प्रकार की शक्ति या फिर जबरदस्ती के माध्यम से नियमों का पालन किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि वो उन मानदंडों का पालन करें, ठीक है। तो इस तरीके से शक्ति और जबरदस्ती के माध्यम से उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी नियम है, जो भी मानदंड है, उनका पालन किया जाए। अब हम बात करते हैं प्रभुत्व के बारे में। अब ये जो प्रभुत्व है, शक्ति है, वैधता है, प्राधिकरण है, इनको हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम इन टर्म को समझते हैं और लास्ट में जो एक स्लाइड है उसके माध्यम से आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो प्रभुत्व क्या होता है, प्रभुत्व का मतलब होता है डोमिनेंस, तो दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने और संसाधनों, निर्णय और जो व्यवहार होते हैं उनको परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है प्रभुत्व। अब इसका एक एग्जाम्पल है आप और आपके पेरेंट्स। आपका जो व्यवहार होता है वो डायरेक्टली किस पर निर्भर करता है, आपके पेरेंट्स की, ठीक है, उनके जो विचार होते हैं। अगर उनको ये नहीं लगेगा कि आप अच्छा आचरण नहीं कर रहे हो, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, तो आपको टोकेंगे, ठीक है, अपनी जो इच्छा आपके ऊपर थोपेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो व्यवहार है वो पूरी की तरीके से बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है, डोमिनेंस देखने को मिलता है। अब जो दूसरा होता है शक्ति। अब प्रभुत्व से क्या आता है, शक्ति आती है। पेरेंट्स के पास एक शक्ति है कि वो अपनी आपके विरोध के बगैर भी अपनी जो इच्छा होती है उसको मतलब हम कह सकते हैं फॉलो करवा सकते हैं। तो दूसरे व्यक्तियों के प्रतिरोध के यानी कि विरोध के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता, यानी कि आपने विरोध किया लेकिन क्या हुआ, आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती की आपके साथ और अपनी जो इच्छा होती है, ठीक है, उसको अपने लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त कर लिया, तो ये जो क्षमता होती है इसको बोलते हैं हम शक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्राधिकरण। प्राधिकरण क्या होता है, आपके जो अधिकार होते हैं उनका एक जो दायरा होता है वो सीमित होता है, तो उस दायरे के अंदर अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को पालन करना प्राधिकरण कहलाता है। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और निर्णय को लागू करने का जो वैध अधिकार होता है वो कहलाता है। अब वैधता क्या होता है कि प्रभुत्व की यह शक्ति वैधता के माध्यम से काम करती है, जो शक्ति संबंधों में शामिल स्वीकृति की एक डिग्री है। स्वीकृति का मतलब क्या होता है, एक हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया है। अब एक चीज़ को समझो, यहाँ से आया डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस से क्या आई पावर। अब पावर जो होती है वो लेजिमेट होती है, यानी कि वैध होती है। अब वैधता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी अधिकार होते हैं समाज में जो लोग होते हैं उन्होंने इस अथॉरिटी को दे रखे होते हैं कि आप हमारे विरोध के बावजूद भी हमारे जो लक्ष्य हैं, समाज के लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्वीकृति की एक डिग्री वैधता में देखने को मिलती है।
जो कुछ भी वैध है उसे उचित माना जाता है, यानी कि जो कुछ भी हम कह सकते हैं जिसको समाज ने स्वीकृत कर रखा है वो सही है, हम ये मानते हैं। शक्ति को सामाजिक अनुबंध का एक हिस्सा माना जाता है। अब सामाजिक अनुबंध या फिर हम कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब इस चीज़ को हम एक बार समझते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो थ्योरी है वो ये बताती है कि जो समाज में जो राज्य है उसकी स्थापना से पहले एक स्टेट हुआ करती थी जिसको बोला जाता था नेचर स्टेट, यानी कि प्राकृतिक अवस्था बोली जाती थी। वहाँ पर जो लोग थे वो अपनी पूर्ण तरीके से स्वतंत्र थे, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते थे, ठीक है। वहाँ पर उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा होता था। लेकिन समय के साथ में क्या हुआ, लोगों को एक व्यवस्था की जरूरत हुई, उन्होंने राज्य की स्थापना के लिए बात की, ठीक है। उसका आह्वान किया कि समाज में एक राज्य होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर समाज में जितने भी काम होते हैं, समाज जो लोग होते हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व मिले। क्योंकि उस टाइम पर जो समाज हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, वहाँ पर अराजकता, हिंसा काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी। वहाँ पर लोगों को जरूरत महसूस हुई कि एक राज्य होना चाहिए। वहाँ पर क्या हुआ, जो लोगों के पास स्वतंत्रता थी, उनके जो अधिकार थे वो उन्होंने राज्य को सौंप दिए थे, और वहाँ पर एक व्यवस्था बन गई थी कि जो राज्य करेगा वो उचित होगा और वो हमेशा वैध होगा, ठीक है। तो ये सामाजिक अनुबंध का एक हिस्सा माना जाता है शक्ति को। अब जो मैक्स वीबर होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो वैध शक्ति होती है वो प्राधिकरण होती है। अब वैध शक्ति यानी कि जो समाज ने शक्ति उस संस्था को दे रखी है वो प्राधिकरण कहलाता है, और उस संस्था के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर अपने जो अधिकार होते हैं, अपनी जो शक्ति होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक ऐसी शक्ति जो उचित है, यानी कि शक्ति जो क्या होती है, एक ऐसी इकाई होती है, एक ऐसी कह सकते हैं चीज़ होती है जो उचित होती है, जो हमेशा सही होती है अगर वो वैध है तो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कि एक जो पुलिस अधिकारी है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो उसके पास जो पावर है वो ना तो उसको किसी जन्मजात मिली है, यानी कि जब वो पैदा हुआ तो उसको ऐसी पावर्स नहीं मिल गई थी। उसको पावर इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो उसकी नौकरी है, तो नौकरी के कारण उसकी जो पावर्स हैं उसको मिल रखी हैं जो कि वैध हैं। तो अपनी नौकरी के कारण ये सारे के सारे अधिकार रखते हैं, तो सभी को अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने जो अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। ये कहलाता है प्राधिकरण, ठीक है। तो ये मैक्स वीबर के विचार थे। अब जो प्राधिकरण होता है वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली, ये इसमें सिर्फ आप समझ लो, ये आपके मतलब कह सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव में नहीं है। तो जो प्राधिकरण होता है वो दो टाइप का होता है, तो एक तो होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो होता है वो कानूनी इसको मान्यता मिली होती है, और अनौपचारिक होता है उसको कानूनी मान्यता नहीं मिली होती है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो हम कह सकते हैं बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो होता है कानून का। ये कानून के द्वारा चलाए जाते हैं और ये इनके ऊपर कोई भी कानून नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ये प्राधिकरण का हम कह सकते हैं इसके प्रकार होते हैं। अब कानून क्या होता है, कानून एक स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध लिखित मानदंड होते हैं जैसे समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को मानना होता है, चाहे वे इससे सहमत हैं या फिर नहीं। यानी कि एक लिखित कुछ नियम होते हैं, मानदंड होते हैं जो समाज में जितने व्यक्ति रहते हैं उनको मानना पड़ता है। अगर वो उनका विरोध करते हैं तो उनको सजा होती है, अगर उनका वो पालन करते हैं तो अपने विकास के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कानून होते हैं वो जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों के नाम पर बनाए जाते हैं, यानी कि जो चुनावी व्यवस्था होती है उनके माध्यम से जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, और वो जनप्रतिनिधि संसद में बैठकर, एक सभा में बैठकर जो नियम होते हैं उनको बनाते हैं जो लोग होते हैं उनके नाम पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो कानून होते हैं वो समाज में व्यवस्था को लेकर आते हैं। पर हम इसको समझते हैं प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व मतलब, ठीक है, बताया था डोमिनेंस, यानी कि अपनी इच्छाओं को थोपना दूसरे पर, ठीक है। उसकी जो क्षमता होती है उसको प्रभुत्व बोलते हैं। प्रभुत्व से हमें शक्ति मिलती है, यानी कि पावर आती है। पावर से क्या होता है, वैधता आती है, यानी कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, ठीक है। तो वैधता से क्या होता है, वैधता से प्राधिकरण का निर्माण होता है। प्राधिकरण का क्या काम होता है, कानून बनाने का, और कानून बनाने से क्या होता है कि जो समाज होता है उसका संचालन अच्छी तरीके से हो पाता है। अब हम समझते हैं जो संघर्ष है वो क्या है, अपराध और हिंसा, इन तीनों में क्या फर्क होता है और ये कहाँ तक सीमित है, कि संघर्ष समाज में होता है वो क्यों होता है, जो अपराध है वो समाज में कहाँ तक हम उसको मान सकते हैं, और हिंसा जो होती है इसके क्या क्या कारक होते हैं, और कहाँ तक हिंसा जो है जायज़ है अपनी मांग को मांगना, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो वर्चस्व है, यानी कि जो प्रभुत्व है, अधिकार है और जो कानून है उसके अस्तित्व का यह है मतलब नहीं है कि हमेशा उनका पालन होगा। यानी कि समाज में जो भी नियम चलते आ रहे हैं ये उनका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो हमेशा उनका पालन होगा। कुछ लोग हमेशा समाज में ऐसे रहेंगे, उनके जो विचार होंगे समाज में अलग होंगे, तो वो हमेशा अपने विचारों को थोपने की कोशिश करेंगे, और जो समाज में अलग अलग जो मांगे होती है उनकी मांग करेंगे, तो वो लोग उनका पालन नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, समाज में जो विवाद होता है, असहमति होती है, तो उसके साथ हमें कई मतभेद देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसी मतभेद से क्या होता है, वही अपराध बनता है, अपराध आगे जाकर हिंसा बनती है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मतभेद देते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो युवा विद्रोह है उसमें प्रचलित मानदंडों से इनकार दिखाने के लिए, यानी कि उसका विरोध करने के लिए क्या करते हैं, अपने कपड़ों को, हेयर स्टाइल आदि को
ठीक है, इसके माध्यम से जो संस्कृतियां होती है उनका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये आज के टाइम पर एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी कई तरीके के ऐसे युवा विद्रोह होते हैं जहाँ पर संस्कृति का विरोध करने के लिए वो अपने कपड़ों में कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं। ठीक है, अपना जो हेयर स्टाइल होता है उसमें परिवर्तन लेकर आते हैं। तो ये क्या होता है, जो संस्कृतियां होती है, जो उनकी जो समाज में मानदंड होते हैं, उनका प्रतिरोध करने का एक तरीका ये मानते हैं। ठीक है, जितने भी युवा होते हैं वो। अब संघर्ष या फिर प्रतिवाद क्या होता है, तो संघर्ष या फिर प्रतिवाद का तात्पर्य किसी चीज से लड़ने से के कार्य प्रक्रिया से है, जिसमें आमतौर पर किसी विशिष्ट मुद्दे पर विवाद, चुनौतियां या फिर असहमति शामिल होती है। यानी कि जो लड़ने की प्रक्रिया होती है वो संघर्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको पता है संघर्ष क्या होता है, कोई भी कार्य करते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है तो उसके खिलाफ हम कुछ काम करते हैं, वो संघर्ष कहलाता है, जिस पर हमारी असहमति होती है। अब अपराध क्या होता है, एक ऐसा कार्य होता है जो मौजूदा कानून का उल्लंघन करता है या फिर वैध जो असहमति होती है उसकी सीमा से परे जाता है। समाज ने एक लिमिट तय कर रखी है कि कोई भी चीज जो है कहाँ तक वैध है। अगर वो उसके लिमिट के पार जा रहा है, उस सीमा से परे जा रहा है, तो वो अपराध कहलाएगा। या फिर समाज में जो नियम है अगर उनका उल्लंघन करता है तो वो अपराध कहलाएगा। तो अपराध जो है वो कानून से लिया गया है, यानी कि कानून के दायरे से अगर बाहर जाओगे तो वो अपराध कहलाएगा, और अगर कानून के अंदर काम करोगे तो वो एक सामान्य स्थिति रहेगी। तो अब समाज जो होता है आमतौर पर असहमति की अनुमति देता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। यानी कि समाज जो होता है वो क्या कहता है कि समाज अपनी असहमति दिखाओ, और इसकी वजह से क्या होता है, समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं। तो असहमति की अनुमति देता है एक निश्चित सीमा के अंदर। अगर वही सीमा अगर पार होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कानून परिवर्तन की जो एजेंसियां होती है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है, वो रिएक्ट करती हैं इस चीज़ के बारे में। अगर सीमा पार की जा रही है, हिंसा की जा रही है, तो वो सारी की सारी जो एजेंसियां हैं वो अपना रिएक्शन देंगी। ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगी, क्योंकि समाज में क्या होता है कि व्यवस्था होती है उसको मेंटेन रखने का काम किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन कर रखने का काम इन सारी की सारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। तो असहमति किस हद तक स्वीकार्य है, ये सवाल केंद्रीय है, क्योंकि क्या होता है ये जो असहमति होती है वो वैध, अवैध या फिर जो स्वीकार्य और अस्वीकार्य है उसके बीच में एक महत्वपूर्ण सीमा को चिन्हित करता है। यानी कि समाज में अगर असहमति दिखाई जा रही है तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि हम किस हद तक उसको स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में असहमति दिखा रहा है, अगर वो एक व्यापक स्तर पर हो रही है, तो वो एक मीडिएटर का काम करेगी कि वो चीज़ अगर या तो वैध हो सकती है या फिर वैध नहीं हो सकती है। अगर बड़े लेवल पर हो रहा है तो वो अवैध है, अगर छोटे लेवल पर हो रहा है तो वो वैध है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो एक जो सीमा होती है, जो लिमिट होती है, उसको फिक्स करने का काम करती है। अब यदि मौजूदा कानून को अन्यायपूर्ण माना जाता है तो उसके खिलाफ जाना हम कह सकते हैं उचित होता है और नैतिक होता है। यानी कि अगर कोई कानून है समाज में, अगर वो अच्छा नहीं है, समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, जो लोगों पर अन्याय कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं। ठीक है, वो नैतिक भी है और उचित भी है, यानी कि सही भी है। जैसे महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था। और वो उन्होंने अपराध तो किया था, लेकिन वो उचित था, क्योंकि वो जो कानून था वो लोगों पर अन्याय कर रहा था कि जो हमारी जो जीवन की मूलभूत वस्तु है उस पर जो कर है वो लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, तो उसके खिलाफ जाना नैतिकता थी और उचित वो हमेशा से था। ठीक है, भले ही वो अपराध की श्रेणी में आता हो। तो कुछ ऐसे अपराध भी हैं जिनका कोई बड़ा नैतिक गुण नहीं होता, जैसे हिंसा करना, किसी का रेप करना, किसी का मर्डर कर देना। तो इस तरीके जो अपराध होते हैं वो हम उनको नैतिक नहीं कह सकते हैं। और ये सारे के सारे हम कह सकते हैं समाज में जो व्यवस्था होती है उसको चैलेंज करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए काम करते हैं। तो हिंसा जो होती है संघर्ष का चरम रूप होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और संघर्ष में हिंसा का माध्यम ले रहा है, तो वो हम कह सकते हैं समाज में जो भी कानून होता है उसके विरुद्ध जाता है और जो सामाजिक जो मानदंड होते हैं उनके विरुद्ध काम करता है। और यह एक सामाजिक उत्पाद है, यानी कि समाज ने इसको बनाया है, जो राज्य की जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, उसके लिए चुनौती का काम करता है। और पूरी की पूरी जो सत्ता होती है, जो चुनौती होती है, पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है उसको चैलेंज करने का काम करता है इसके माध्यम से। अब हम बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय समाज के बारे में। ठीक है, यानी कि जो रूरल सिटीज़, रूरल एरिया होता है, रूरल सोसाइटीज़ होती हैं और जो अर्बन सोसाइटीज़ होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम समझेंगे गांव को और नगर को। अब हमारी जो दुनिया होती है, दुनिया में जो अधिकांश समाज होते हैं उनको ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें विभाजित कर रखा होता है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है, कहीं पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, उनकी जो मांग होती है ज़्यादा रहती है। यहाँ पर सारे के सारे काम किए जाते हैं गैर कृषि के। ठीक है, एक बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, लोग कम रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि के कार्य करते हैं। तो समाज जो होता है पूरी दुनिया में दो ही होते हैं, या तो ग्रामीण होता है या फिर नगरीय होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों क्षेत्र होते हैं, लोगों के जो जीवन की स्थितियाँ होती है, सामाजिक संगठन के जो स्वरूप होते हैं, सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसके स्वरूप होते हैं, या फिर समाज में जो प्रचलित
जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसको दर्शाने का काम करती है। तो बेसिकली क्या मतलब है कि जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं वो या तो ग्रामीण समाज में रहेंगे या फिर क्षेत्र जो हम कह सकते हैं शहरी समाज है, नगरीय समाज में, उसमें रहेंगे। तो वहाँ पर उनकी जो स्थिति होगी वो अलग होंगी, जो संगठन होंगे वो अलग होंगे, वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो अलग होंगी, और जो भी समाज में जो प्रचलित मानदंड हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, वो उन चीज़ों को दर्शाने का काम करते हैं वो सारे के सारे समाज। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो गांव था, जो गांव की व्यवस्था थी वो किस तरीके से बन के आई थी। आपको पता है इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो स्टार्टिंग जो मानव सभ्यता का उदय हुआ था, मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो वहाँ पर वो खानाबदोश जो जिंदगी थी वो जीते थे। खानाबदोश जिंदगी का मतलब क्या है कि वो एक जगह पर टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, तो वो खानाबदोश जिंदगी होती थी, वहाँ पर स्थायित्व नहीं था। अब खानाबदोश जिंदगी आई, लेकिन टाइम के साथ में क्या हुआ, यहाँ पर स्थायित्व आया, लोग जो थे एक जगह पर टिकने लगे। आपने सुना होगा झूम खेती के बारे में कि लोग थे वो एक जगह से जंगल को साफ करके वहाँ पर कुछ टाइम पर खेती करते थे, फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते थे, वहाँ पर भी जंगल को सफाया करते थे, उसके बाद में वो वहाँ पर खेती करते थे, कुछ टाइम रहते थे, फिर ऐसे ही प्रोसेस चलाते रहते थे। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ में उनमें स्थायित्व आया, यानी कि वो एक जगह पर रहने लगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब लोग एक साथ रहने लगे, सुरक्षा के संदर्भ में वो सब एक साथ आने लगे और एक गांव का विकास होने लगा, यानी कि विलेज का निर्माण हुआ। अब गांव का एक विकास हुआ तो उनकी जो एक साझा हम कह सकते हैं संस्कृति थी उसका विकास हुआ, और क्या हुआ, इससे क्या हुआ, स्थायी कृषि आने लगी। अब जो लोग थे एक जगह पर रहकर सारे के सारे काम करते थे। अब क्या हुआ, जब स्थायी कृषि होने लगी तो वो अपने जो आवश्यकता थी उससे ज़्यादा उत्पादन करने लगे, जिसको सरप्लस उत्पादन कहा जाता था। ठीक है, यानी कि अपनी आवश्यकता से ज़्यादा जो उत्पादन था वो करने लगे थे, क्योंकि अब लोग जो थे एक ही जगह पर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने लगे थे। अब सरप्लस उत्पादन होने लगा तो इससे क्या हुआ कि जो ज़्यादा मेहनत करता था, जिसके पास ज़्यादा भूमि थी, जो सबसे ज़्यादा कब्जा करके रखता था, ठीक है, वो सरप्लस उत्पादन करने लगा, वो बाजार में लोगों की जो दूसरों की आवश्यकता थी उसको पूर्ति करने लगा, और उसके एवज में हम कह सकते हैं धन लेने लगा। ठीक है, उसको बेचने लगा। तो अब बेचने से क्या हुआ, अमीरी गरीबी आने लगी, तो इससे सामाजिक जो भेदभाव थे वो बढ़ने लगे, और इसकी वजह से क्या हुआ, श्रम का विभाजन होने लगा, यानी कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी उसमें जो समाज था उसमें विभाजित होने लगा, और श्रम जो था गरीबी को हिस्से में आ गया था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, एक समाज का जो सामाजिक संगठन था उसका विकास हुआ, और वो एक तरीके से स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किस तरीके जो सामाजिक भेदभाव थे वो आए थे, और सामाजिक भेदभाव जो होते हैं किस तरीके से जो परिवर्तन होते हैं उनकर लेकर आते हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये है कि किस तरीके से जो गांव थे उनका विकास हुआ था और इसमें परिवर्तन आने लगे थे। ठीक है, अब बेसिकली गांव और जो शहर होते हैं उसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है। तो जो गांव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र होते हैं उसमें कम जनसंख्या होती है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्र में कम जनसंख्या निवास करती है, लेकिन शहर में हम देखते हैं कि कम क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है, यानी यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व होता है वो कम होता है गाँव का, और जो शहर होता है वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व होता है काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। गाँव में जो लोग होते हैं प्राथमिक कार्यों में को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि जो कृषि के कार्य होते हैं, जो प्राथमिक कार्य होते हैं, प्रकृति से जुड़े जो काम होते हैं उनमें ये लोग प्राथमिकता देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो गैर कृषि कार्य होते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। आपने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, उसके कई सारे क्षेत्र होते हैं, उसमें प्राथमिक, द्वितीय या फिर तृतीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक कार्य होते हैं बेसिकली गांव में होते हैं, जो द्वितीय, तृतीय या फिर जो सेवा सेक्टर वगैरह जो काम होते हैं सारे के सारे शहर के अंदर होते हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। तो शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, किसी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण बस्तियों की तुलना में शहरी बस्तियों में तब्दील हो जाता है, उसमें रहने लगता है। ठीक है, यानी कि अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी देश की जो जनसंख्या होती है गांव से निकलकर शहरों की तरफ आने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब जो विकसित समाज होते हैं अधिक शहरी होते हैं, यानी कि जहाँ पर आधुनिक विचारों को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे होंगे, तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी होगा। और जो विकासशील देश होते हैं वो आज के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा शहरी होते जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, चाहे हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, विकासशील देश हैं, और आज के टाइम पर इनके अंदर जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम यूएनओ की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो 2014 के अनुसार दुनिया की जो 54% आबादी थी वो पहले से ही शहरी क्षेत्रों में रह रही थी, और ये 2050 तक बढ़कर 66% हो जाएगी। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो भारत है उसमें शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो अनुपात है
1901 में 11% था, 1951 में 17% हो गया, 2001 में बढ़कर ये 28% हो गया और 2011 में 37% हो गया। और अगर 2021 की जो जनसंख्या के आंकड़े आएंगे, जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसमें ये जो मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हम कह सकते हैं मॉडर्निटी को दिखाता है, आधुनिकता को दर्शाता है और समाज में जो परिवर्तन होते हैं, भारत में जो परिवर्तन होते हैं उनको संदर्भित करता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक व्यवस्था होती है, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके से आते हैं हम उनको समझते हैं। ठीक है, यानी कि सोशल ऑर्डर और जो सोशल चेंजेस होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से आते हैं, यानी कि गांव का जो स्वरूप होता है उसको समझेंगे तो हम ये सारी की सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो एक गांव के जो सभी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या था वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर कम से कम जनसंख्या रहती थी। वहाँ का जो हम कह सकते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सारे के सारे लोग होते हैं एक दूसरे से परिचित होते हैं, व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। इसके कई सारे पॉजिटिव फैक्टर भी हैं कि अगर किसी को आवश्यकता है तो वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, नेगेटिव फैक्टर ये है कि अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली समूह का विरोध करता है तो वो उसको अच्छी तरीके से पहचान सकता है और उसके संघर्ष को या फिर जो उसका विरोध होता है उसको दबा सकता है या फिर उसको धमका सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो गांव में समाज का पारंपरिक पैटर्न जाति पर, धर्म और जो अन्य पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता है, उनकी ओर ले जाता है। अगर हम समाज की बात करते हैं, गांव में समाज किस तरीके का होता है, वहाँ पर जाति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, धर्म को या फिर जो भी परंपराएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो फोक हम कह सकते हैं ट्रेडिशंस होते हैं उनको ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो ग्रामीण व्यवस्था में जो प्रभुत्वशाली वर्गों की जो स्थिति होती है वो हमें अधिक स्पष्ट होती है। ठीक है, हम उसकी स्थिति को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ग्रामीण व्यवस्था में जो प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं अच्छी होती है। वो एक व्यवस्था को फॉलो करते हैं जहाँ पर क्या होता है, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो उनके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरी तरफ जो उत्पीड़ित समाज होता है उनका शोषण किया जाता है, उनको उनके खेतों में काम करवाया जाता है और उसके बाद में जो भी मुआवजा होता है या फिर जो श्रम होती है, उनकी मजदूरी होती है, वो उनको नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी जो स्थिति है वो हमें स्पष्ट तरीके से देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रभुत्वशाली जो वर्ग होता है वो जो शोषण करता है, जो उत्पीड़ित समाज होता है उसका शोषण करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो स्थिति होती है वो हमें स्पष्ट तरीके से देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार की असहमति को आसानी से पहचाना और उसको दंडित किया जा सकता है। और क्या होता है, जो प्रभुत्वशाली ताकतें होती हैं उनके द्वारा इन चीज़ों को दबाया जा सकता है कि अगर समाज में, गांव के समाज में अगर कोई व्यक्ति परिवर्तन की मांग करता है तो उसके लिए असहमति दर्शाता है तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं और उसको दंड दे सकते हैं, या फिर जो उनका विरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है उसको दबा सकते हैं। जो दबाने का काम होता है वो प्रभुत्वशाली जो ताकत होती है समाज में, जो हम कह सकते हैं शक्तिशाली समूह होते हैं, वो ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही गरीबों को प्रभुत्वशाली वर्ग पर कहीं अधिक निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि गांव में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं पहले के टाइम पर तो जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी। वहाँ पर एक व्यक्ति के पास गांव की सारी संपत्ति हुआ करती थी। एक जमींदार के पास 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा गांव हुआ करते थे। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जो साधन थे, आर्थिक संसाधन थे, उन पर किसका शासन होता था, प्रभुत्वशाली वर्ग का। और इसीलिए जो गरीब थे उनको प्रभुत्वशाली जो वर्ग था उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। चाहे उनको श्रम की बात हो तो उनको जो श्रम होता था, इनके जो खेत होते थे वहाँ पर करना पड़ता था। ठीक है, पैसे से संबंधित इनके लिए इन पर निर्भर होना पड़ता था। अगर गरीब को कोई भी काम करना है, शादी करनी है या फिर किसी भी तरीके से बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसको बढ़ावा देना है, तो ये सारे के सारे जो काम होते थे इन पर इनको निर्भर रहना पड़ता था। और यहीं से हमें कई सारी चीजें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पर एक गरीब जो व्यक्ति होता है वो प्रभुत्वशाली जो व्यक्ति होता है उससे लोन ले लेता है और जिंदगी भर उसको चुकाता रहता है, और उसके पास कभी इतना पैसा नहीं आता है, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर क्या करता है, मजदूरी करने लग जाता है और जिंदगी भर यहीं पे मजदूर, बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो शोषणकारी जो व्यवस्था होती है वो हमें देखने को मिलती है। अब जो गांव होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं और दुनिया जो शेष दुनिया होती है उससे जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो आ रही है और अपने पैर पसार रही है, तो वो गांव में भी टेक्नोलॉजी जा रही है और इसकी वजह से क्या है, समाज में जो परिवर्तन है, गांव का जो समाज है, जो रूरल सोसाइटीज़ हैं उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो इससे क्या है, अगर जो दुनिया से जो गाँव है वो जुड़े हुए नहीं है, तो इसकी वजह से क्या, सत्ता परिवर्तन, सही प्रकार के जो सामाजिक परिवर्तन है उस वहाँ पर बहुत धीमी गति से होते हैं। यानी कि जो सत्ता परिवर्तन के जितने भी काम होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं वो बहुत धीमी गति से होते हैं, क्योंकि जो गांव होते हैं वो दुनिया से जुड़े हुए नहीं होते हैं।
पूरी दुनिया में जो काम हो रहे हैं वो गांव तक उनकी खबर नहीं पहुंच पाती है, या फिर गांव में जो भी शोषणकारी व्यवस्था होती है उनकी जो जानकारी होती है दुनिया के अलग अलग भागों में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं उनके खिलाफ असहमति नहीं दर्शा सकते हैं। तो गांव और जो शहर या फिर कस्बों के बीच में एक सांस्कृतिक अंतराल अभी भी हमें मौजूद देखने को मिलता है। यहाँ पर चाहे हम आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करते हैं, लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, तो वो हमें अंतराल हमें अभी भी मौजूद होते देखने को मिलता है। अब अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है आई हैं उसके साथ टेलीफोन, टेलीविज़न, ठीक है, इनके माध्यम से क्या होता है, ठीक है, संचार के नए नए तरीके आए हैं, उससे सांस्कृतिक अंतराल जो भी आए हैं उसमें वो मतलब हम कह सकते हैं कम हो गए हैं, ठीक है, और जो परिवर्तन थे उसकी गति तेज हो गई है, क्योंकि जो लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लगे हैं। गांव की जो संस्कृतियां थी वो बाहर जाने लगी हैं। दुनिया में जो विचार चल रहे हैं, चाहे वो आधुनिक विचार हों, अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज हों, मान्यताएं हैं, उनको दुनिया में जो गाँव है उनके अंदर फॉलो किया जाने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो परिवर्तन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लगे थे। जो गाँव थे वो कृषि पर निर्भर होते हैं, इसलिए जो कृषि में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है वो गाँव पर अपना सीधा प्रभाव छोड़ता है। चाहे हम हदबंदी की बात करते हैं, हदबंदी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें भूमि पर स्वामित्व की एक जो सीमा होती है उसको निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि हद बांध दी जाती है कि अब कोई भी व्यक्ति इससे ज़्यादा भूमि को नहीं रख सकेगा। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर चकबंदी कर दी जाती है, वहाँ पर जो बड़े बड़े जो जोत होते हैं उनको, जो छोटे छोटे जोत होते हैं उनको बड़े जोत में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी के क्षेत्र में अगर कोई भी बदलाव आता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है तो गाँव पर सीधा अपना प्रभाव छोड़ती है। अगर हम किसी के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लेकर आते हैं, खेतों में काम करने की जो मशीनें होती हैं वो आती हैं, तो वो सीधी सीधी गाँव पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक है। बाद में पहले भूमि सुधार ने अनुपस्थित जमींदारों से जमींदारी छीन ली और उन्हें उन समूह को दे दिया जो वास्तव में भूमि का प्रबंधन करते थे। यानी कि इस चीज़ को समझो, अगर हम अतीत की बात करते हैं, इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था, जमींदारी व्यवस्था होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो जमींदार होता था वो कुछ लोग अपनी जो जमीन होती थी वहाँ पर कुछ को उसका प्रबंधन का वो बना देता था, कि उनको किराए पर दे देता था, या फिर हम कह सकते थे पट्टे पर दे देता था। तो उन्होंने क्या हुआ, इसको पट्टे पर दे दिया। अब ये जो जितने भी लोग होते हैं जो जिन्होंने इसको, उसकी जो भूमि होती है उसको पट्टे पर ले रखा होता है, तो वो एक टाइम पर जो कर होता है या फिर किराया होता है वो इसको दे देते थे। और ये क्या होता है, ये गांव से दूर रहता है, कस्बों में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुपस्थित होता है। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद में क्या हुआ, जो भूमि सुधार हुए उसने अनुपस्थित जमींदारों से जमीन छीन ली, यानी कि जो लोग गांव से बाहर रहते थे, दूसरे शहरों में रहते थे, उनसे जमीन छीन ली और उनको दे दी जो वास्तव में भूमि का प्रबंधन करते थे, यानी कि जो पट्टे पर, जो लीज पर उन्होंने ले रखी थी, जो वास्तव में उस भूमि पर खेती करते थे, उनको ये सारी की सारी जमीन दे दी थी सरकार के माध्यम से, जो पहले भूमि सुधार हुए थे। अब जो एम एन श्रीनिवास से इन्होंने प्रबल जाति के रूप में ये जितने भी थे इन लोगों को परिभाषित किया है, यानी कि जमींदारों से जो भूमि मिली है वो पट्टे पर उन लोगों को मिली है और इन्हीं को एम.एन. श्रीनिवास ने प्रबल जाति का नाम दिया है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है, एक मिनट। अब इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है, ये मतलब इसका क्या होता है। देखो, वही भी मैंने आपको बताया था कि एक जमींदारी व्यवस्था थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लोग थे वो गांव के बाहर रहते थे। अब जो लोग इसको पट्टे पर ले रखे थे, यानी कि जो किराए पर ले रखे थे, जो जिन्होंने इसको लीज पर ले रखा होता था, सरकार ने ये जमीन के जितने भी अधिकार थे वो इन लोगों को दे दिया। अभी इन लोगों की जो स्थिति थी, हम कह सकते हैं इनको भूमि मिल गई, यानी कि इनके पास क्या हुआ, पहले तो आर्थिक जो संसाधन थे वो आ गए, यानी कि इनके पास पैसा आने लगा, आर्थिक हम कह सकते हैं संसाधन आने लगे। अब आर्थिक संसाधन आने लगे, इनके पास क्या हुआ, इनकी जो जनसंख्या थी काफ़ी अच्छी थी, तो लोगों ने क्या हुआ, जाति के नाम पर इनको वोट देना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो राजनीतिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी होने लगी, तो वो राजनीति में भी अपना प्रभुत्व जमाने लगे, तो राजनीतिक शक्ति इनके पास आने लगी। तो इसकी वजह से इन्हीं कारकों की वजह से क्या होता है, एम.एन. श्रीनिवास ने इनको प्रबल जाति का नाम दिया है, ठीक है। तो प्रबल जाति आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं और चुनावी राजनीति पर हावी है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लोगों ने क्या हुआ, आर्थिक संसाधन इनके पास आ गए थे, वो लोगों की मदद करने लगे और लोगों ने जाति के नाम पर इनको राजनीति में प्रवेश कर दिया और चुनावों में उनको अपना प्रतिनिधि बना लिया, जिसकी वजह से इनके पास राजनीतिक शक्ति थी वो आने लगी। और इसी की पूरे प्रोसेस की वजह से एम.एन. श्रीनिवास ने इनको प्रबल जाति की संज्ञा दी है, इनके रूप में इनको प्रवाहित किया है। अब इसमें हमें आंध्र प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, इसमें कुछ ऐसे हमें राज्य हैं, इनमें हमें ये सारी की सारी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, यहाँ पर एक हम कह सकते हैं जो समाज व्यवस्था के अनुरूप जो यादव जाति है या फिर जिसको अहीर बोला जाता है, वो सारी की सारी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। ये लोग पहले गरीब हुआ करते थे, सरकार ने इनको भूमि सुधार के बाद क्या हुआ, इनको भूमि का अधिकार दिए और इसकी वजह से क्या हुआ, इनके पास आर्थिक संसाधन आने लगे और क्या हुआ, इसकी वजह से
इनके पास राजनीतिक शक्ति आने लगी और सारी की सारी जो सामाजिक परिवर्तन आए थे उनको जन्म दिया गया, जिसकी वजह से इनकी जो स्थिति थी वो परिवर्तित हो गई थी। अब शहरी क्षेत्रों में किस तरह से सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जो शहर होते हैं वो हमेशा समाज का एक हिस्सा रहते हैं। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो वहां पर भी शहर थे। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो शहरी जीवन पर आधारित थी, तो वो समाज का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो आधुनिक युग से पहले यानी कि जो मॉडर्न टाइम है उससे पहले जो शहर थे वो प्रमुख व्यापार जो मार्ग थे उन पर स्थित हुआ करते थे, यानी कि जहाँ से जो व्यापार होता था उसको अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है, उनके मार्गों पर जो शहर थे वो स्थापित होते थे। जो सैन्य जो रणनीति थी या ठीक है जो सैनिक अड्डे थे और जो धर्म को लाभ पहुंचाने का काम करते थे। जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन व्यापारिक शहरों में तेजपुर, कोझिकोड जो केरल में है उनके बारे में बात करते हैं, तो वो व्यापार के माध्यम से व्यापार के संदर्भ में व्यापार के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडिया के अंदर। और अगर अजमेर की बात करते हैं, वाराणसी, मदुरई, ये सारे मंदिर शहर हैं जो धर्म को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं अतीत है उसमें जो शहर थे, जो पूरा का पूरा जो अतीत की जो सभ्यताएं थी उसमें शहर जो थे एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे। अब जीवन के एक तरीके के रूप में शहरीकरण की अवधारणा को एक हम आधुनिक घटना कह सकते हैं, यानी कि आज के टाइम पे जो शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? आधुनिकीकरण की वजह से। यानी कि जो हमारी सोसाइटी है ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हो रही है और मॉडर्न होने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर शहरीकरण अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें गति आने लगी, उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। कई तरीके के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो शहरी जीवन और आधुनिकता है वो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर एक टर्म देख रहे हो आप, आधुनिकता। आधुनिकता का मतलब क्या होता है? मॉडर्निटी। अब इसमें क्या होता है, जो आधुनिक विचार होते हैं, जो लोग होते हैं आधुनिक विचारों को पालन करने लगते हैं। आधुनिक विचार का मतलब क्या होता है? आधुनिक विचारों का मतलब होता है समाज में जो हम कह सकते हैं समानता होती है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं जो स्वतंत्रता होती है लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, साथ में जो लोगों को अधिकार होते हैं वो मिलने लगते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में अगर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम उसको आधुनिक कह सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें शहरों में देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो शहरीकरण है या फिर जो आधुनिकता है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जहाँ पर शहरीकरण होगा वहाँ पर आधुनिक हम कह सकते हैं क्या होगा कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आएगी। वहाँ पर काम करने की जो अपार क्षमताएं होंगी, सीमित संभावनाएं होंगी, वो हमें देखने को मिलेंगी, जो एक बड़े समूह को समर्थित करने का काम करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो शहर होता है एक बड़ा समूह होता है, उसको विकास करने के लिए जो असीमित संभावनाएं होती हैं वो देने का काम करती है और अपना विकास करती है। शहर क्या होता है, एक व्यक्ति का पोषण करता है, यानी कि उसको पालने पोषण का काम करता है, और साथ ही स्वतंत्रता और अवसर, कुछ विशेषाधिकार लोगों को प्राप्त होता है। यानी कि जो शहर होते हैं व्यक्ति को उसका पोषण कर देते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति में अगर कोई भी क्षमता है तो वो अपना पोषण आराम से कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। लेकिन अगर हम अवसर की बात करते हैं, अवसर सिर्फ उसी को मिलता है जिसके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। यानी कि क्योंकि हमें पता है शहर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, शहरों में एक तरीके का कंपटीशन होता है और कंपटीशन में टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से स्वतंत्रता और जो अवसर होते हैं वो कुछ विशेषाधिकार लोगों को ही मिल पाते हैं। ठीक है, अब शहरी क्षेत्रों में हमें कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये हमारा है लास्ट टॉपिक, लास्ट स्लाइड है, अभी हम इसको समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमें अधिक जनसंख्या और आवास की कमी देखने को मिलती है। अब अधिक जनसंख्या क्या है कि मैंने आपको बताया था, जब गांव और शहरों के बारे में डिफरेंस बता रहा था, वहाँ पर कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहती है और यहाँ पर आवास की कमी रहती है। यहाँ पर आप देखोगे कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर क्या होता है, छोटी सी छोटी जगह में भी ना बहुत सारे लोग रहते हैं। एक 20-25 गज का मकान है, उसमें भी ये लगा लो 3-4 फ्लोर बना दिए, उसमें भी 20-30 लोग रह रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है और आवास की कमी रहती है। कई सारे जो लोग होते हैं, गरीब लोग जो लोग होते हैं, जो घर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, खर्चा नहीं दे पाते हैं, तो वो लोग सड़कों पर रहते हैं। तो आवास की यहाँ पर हमें कमी देखने को मिलती है। यातायात संकुलन, यानी कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, लोगों के पास ज़्यादा वाहन होते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। पर्यावरण प्रदूषण रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो उसको अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं उसको मैनेज नहीं किया जाता है। ठीक है, कूड़ा कचरा जो होता है उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं किया जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और सामाजिक असमानता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो शहर होता है वहाँ पर या तो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग रहेंगे या फिर जो गाँव से प्रताड़ित लोग हैं, जो असमानता का सामना करके आए हैं शहरों के अंदर, वो रहेंगे। तो उनकी जो स्थिति थी वो गरीब रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, सामाजिक जो असमानता होती है वो भी हमें शहरों में देखने को मिलती है। अपराध और सुरक्षा रहेगी, क्योंकि
अपराध ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। चोरी, मारपीट, मर्डर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमें शहरों में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो बुनियादी ढांचा होता है उसका अभाव देखने को मिलता है, यानी कि जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचे का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो उनको ट्रैवल करने के लिए जो एक बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। जहाँ पर लोग रहते हैं उनको पीने के पानी को अच्छी तरीके से उन तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो जो बुनियादी ढांचा होता है उसका अभाव हमें शहरों में देखने को मिलता है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन या फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था किस तरीके से करना है, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।